हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग मेरे संग की औरतें चैप्टर पढ़ रहे थे और उसके कुछ पैराग्राफ हम लोगों ने कवर कर लिए थे। शेष भाग जो रह गए थे वो हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। पेज नंबर 16 का जो पहला पैराग्राफ है वो मैं पहले पढ़ती हूँ। मैंने अपनी दादी को कई बार कहते सुना था, हम हाथी पे हल ना जुतवाया करते, हम पे बैल हैं। बचपन में ही मुझे इस जुमले का भावार्थ समझ में आ गया था, जब देखा था कि हम बच्चों की ममतालू परवरिश के मामले में माँ के सिवा घर के सभी प्राणी मुस्तैद रहते थे। दादी और उनकी जेठानियाँ ही नहीं, खुद मर्दजात पिता भी थे। पर ठोस काम न करने का मतलब ये नहीं था कि माँ को आज़ादी का जुनून कम था। वो भरपूर था और अपने तरीके से वे उसे भरपूर निभाती रही थी। जाहिर है कि जब जुनून आज़ादी का हो तो उसे निभाना भी आज़ादी से चाहिए, जिस तिस से पूछकर उसके तरीके से नहीं, खुद अपने तरीके से। तो लेखिका कहती हैं, पिछले पैराग्राफ में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो लेखिका की माँ थी उन पर किसी तरह का कोई बर्डन उस परिवार के सदस्य नहीं डालते थे, इवन उनकी दादी भी नहीं। तो इस पैराग्राफ में सेंटेंस एक दिया है उनकी दादी ने कि हम हाथी पे हल ना जुतवाया करते, हम पे बैल हैं। इसका मतलब ये है कि हाथी एक ऐसा जीव है, एक ऐसा जानवर है जो बहुत आराम आराम से चलता है, और जो बैल है वो बहुत काम करता है। मतलब आपने देखा होगा कि बैल खेत को जोतने का भी काम करते हैं। बैलों को गाड़ी में भी अगर हम कर लेते हैं तो उसके बाद वो बहुत सारा सामान भी लेके जा सकते हैं। इवन लोग भी उसमें, पहले तो बहुत सारे लोग उसमें बैठकर, पहले यातायात के साधन बहुत कम थे तो लोग बैलगाड़ी का ही इस्तेमाल किया करते थे। तो यहाँ पर कहा गया है कि दादी ने कहा कि हम हाथी पे हल न जुतवाया करते, हम पे बैल हैं। अर्थात माँ के लिए ये शब्द बोला कि जो काम को बहुत अच्छे से ना कर पा रहा हो उससे हम काम नहीं करवाते। हमारे घर पे खुद ही इतने ताकतवर लोग हैं जो बैल के समान मेहनत वाले हैं, तो इसलिए हम उनसे कभी काम नहीं करवाते। यानी कि ये सेंटेंस उन्होंने अपनी बहू के, यानी कि लेखिका की माँ के लिए बोला था, क्योंकि वो बहुत आज़ाद ख्याल की थी, अपने हिसाब से अपना जीवन जीती थी जैसे उनके पिताजी थे। तो लेखिका कहती है कि बचपन में ही हमें समझ में आ गया था इस सेंटेंस का अर्थ, क्योंकि इनकी माँ के अंदर एक जो मातृत्व वाली भाव होता है हर एक माँ के अंदर, वो इनकी माँ के अंदर नहीं था। यानी लेखिका की माँ के अंदर एक ममतालू परवरिश जो हर एक माँ देती है वो नहीं थी। तो यहाँ पर वो ये मतलब बता रही हैं, उन्होंने ये बताया है कि उनके परिवार के सभी सदस्य बच्चों की उतनी ही ममतालू परवरिश करते थे जितनी कि एक माँ करती है, सिवाय माँ के। यानी दादी, पिताजी, उनकी ताई, सभी के सभी लोग, मतलब मुस्तैद का मतलब होता है तैयार रहते थे। यानी कि बच्चों की परवरिश के लिए, बच्चों की हर एक देख रेख के लिए सभी तैयार रहते थे सिवाय माँ के। जब सबके सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी माँ की होती है बच्चों की संभालने की, वो माँ हमारी बहुत अच्छे से नहीं निभाती थी। और यही वजह थी कि उनसे ज़्यादा कोई किसी काम के लिए भी नहीं कहता था। यहाँ पर बात आई है कि माँ को आज़ादी का जुनून कम था, लेकिन वो अपनी तरीके से अपनी आज़ादी निभाती थी। मतलब कि वो जैसा चाहती थी वैसा अपने तरीके से जीना चाहती थी, खुद अपने तरीके से, किसी से कुछ पूछ कर या जांच कर या बोल कर वो अपनी आज़ादी नहीं बताती थी। अगला पैराग्राफ है कि हमने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया, ना उन्होंने कभी हमें लाड़ किया, ना हमारे लिए खाना पकाया, और ना अच्छी पत्नी बहू होने की सीख दी। कुछ अपनी बीमारी के चलते भी वे घर बार नहीं संभाल पाती थीं, पर उसमें ज़्यादा हाथ उनकी अरुचि का था। उनका ज़्यादा वक्त किताबें पढ़ने में बीतता था, बाकी वक्त साहित्य चर्चा में या संगीत सुनने में, और वे ये सब बिस्तर पर लेटे लेटे किया करती थीं। फिर भी जैसा मैंने पहले कहा था, हमारे परंपरागत दादा दादी या उनकी ससुराल के अन्य सदस्य उन्हें न नाम धरते थे, न उनसे आम औरत की तरह होने की अपेक्षा करते थे। उनमें सबकी इतनी श्रद्धा क्यों थी, जबकि वो पत्नी, माँ और बहू के किसी प्रचारित कर्तव्य का पालन नहीं करती थी। साहबी खानदान के रोब के अलावा मेरी समझ से दो कारण आए हैं। वे कभी झूठ नहीं बोलती थी, दूसरा, वे एक की गोपनीय बात को दूसरे पर जाहिर
नहीं होने देती थी। लेखिका कहती है कि हमने उनको कभी भारतीय औरत जैसा पाया ही नहीं। जैसे भारतीय औरत अपने बच्चे के लिए इतना जिम्मेदार होती है, इतना लालायित होती है, उसका उसका जो वात्सल्य है, जो ममत्व है, वो बच्चे के लिए हमेशा तैयार रहता है। लेकिन माँ जो लेखिका की थी, उन्होंने ना तो कभी लाड़ उतना किया जैसे कि हमेशा माँ करती है, ना कभी उनके लिए, बच्चों के लिए अपने खाना बनाया, न एक अच्छी पत्नी रही, न एक अच्छी बहू रही। मतलब वो अपनी जिंदगी बिल्कुल अपने हिसाब से करती थी। कभी बीमार भी रहती थी कई बार, तो इसलिए भी वो ज़्यादा घर का काम नहीं कर पाती थी। दूसरा, उनका रुचि भी नहीं थी, मतलब अरुचि का मतलब होता है उनका इंटरेस्ट नहीं था घर के किसी भी काम में। तो वो अपना काम, दो तीन थे उनके जो वो लगभग किया करती थी। एक तो किताबें पढ़ने का, और दूसरा म्यूजिक सुनती थी या फिर कोई पुस्तक पढ़ती थी। तो इस तरीके से वो अपना काम, अपनी अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीती थी। किसी काम में बहुत ज़्यादा वो, एक होता ना कि कर्तव्य महिलाओं के बहुत होते हैं, घर के काम के लिए भी, बच्चों के लिए भी, और तो वो उन सब चीज़ों से वो आज़ाद थी। लेकिन फिर भी इनके परिवार के लोग, यानी कि दादा दादी या उनके ससुराल के अन्य सदस्य, अगर बहू अच्छी नहीं होती है तो लोग नाम रखना शुरू कर देते हैं कि उसकी बहू ऐसी है, ऐसा काम नहीं करती है, ये अच्छी बहू नहीं है, ये अच्छी पत्नी नहीं, अच्छी माँ नहीं है। लेकिन इनकी माँ को, यानी लेखिका कहती हैं कि मेरी माँ को उस परिवार में पता नहीं क्यों इतनी श्रद्धा दी जाती थी कि ना तो वो एक अच्छी पत्नी थी, ना एक अच्छी बहू थी, और तो और वो एक अच्छी माँ का भी कर्तव्य पालन नहीं करती थी। उसके बावजूद उस परिवार के सदस्य उन्हें कभी किसी तरह का कोई रोक टोक नहीं करते थे, ना ही उन्हें कभी लड़ाई झगड़ा करते थे। तो लेखिका कहती हैं कि शायद मेरे हिसाब से दो कारण समझ में आते हैं। पहला तो पहले ही बता दिया था उन्होंने कि एक साहबी खानदान से बिलोंग करती थी। उनके जो पिता थे, यानी कि लेखिका के नाना जी, वो एक साहब थे और अंग्रेज़ों के बीच में उठना बैठना था। तो एक तो ये रौब था उनका, यानी कि उनकी एक अपनी पर्सनालिटी थी, इसकी वजह से कई बार शायद लोग, परिवार के लोग डरते हैं। दूसरा, माँ की कुछ क्वालिटीज़ थी, इससे पहले पैराग्राफ में भी बताई गई थी कि माँ की क्वालिटीज़ थी कि वो बहुत खूबसूरत थी और ईमानदार थी, कभी झूठ नहीं बोलती थी। इसके अलावा उनके अंदर निष्पक्षता थी। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने पहले ही बता दी थी। और अभी भी उन्होंने एक बात कही कि एक की बात को वो दूसरे पर जाहिर नहीं होने देती थी, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से, अगर किसी भी व्यक्ति ने कह दिया कि इस बात को किसी को नहीं बताना है, तो वो छोटी से छोटी बात भी हो, वो उस बात को दूसरे तक नहीं पहुंचाती थी। तो शायद इन दो आदतों के कारण भी हो सकता है कि उनके परिवार के सदस्य उन्हें कुछ नहीं कहते होंगे। आगे अगला पैराग्राफ देखते हैं। पहले के कारण उन्हें घर वालों का आदर मिला हुआ था, दूसरे के कारण बाहर वालों की दोस्ती। दोस्त वे हमारी माँ भी थी, दोस्त वे हमारी भी थी। माँ की भूमिका हमारे पिता बखूबी निभा देते थे। मुझे याद है बचपन में भी हमारे घर में किसी की चिट्ठी आने पर कोई उनसे ये नहीं पूछता था कि उसमें क्या लिखा है, भले वो एक बहन की दूसरे बहन के नाम क्यों ना हो, और माँ ये जानने को बेहाल हो कि बीमारी से वो उबरी या नहीं। छोटे से घर में 6 बच्चों के साथ सास ससुर आदि के रहते हुए भी हर व्यक्ति को अपना निजत्व बनाने की छूट थी। इसी निजत्व बनाए रखने की छूट का फायदा उठाकर हम 3 बहनें और छोटा भाई लेखन के हवाले हो गए। यहाँ पर लेखिका कहती हैं कि जो 2 कारण थे, पहला कि झूठ नहीं बोलती थी, तो शायद इसकी वजह से, झूठ ना बोलने की वजह से वो पूरा परिवार उन्हें आदर देता होगा। और दूसरा कि वो एक की बात को दूसरे तक नहीं पहुंचाती थी, इसी वजह से शायद लोग उन पर भरोसा करते थे और बाहर के लोगों से उनकी दोस्ती भी हो जाती थी। हालांकि लेखिका बताती हैं कि माँ का जो दर्जा है, माँ की जो जगह है, वो उनके पिता निभाया करते थे। माँ का कार्य, माँ का कर्तव्य, माँ की जिम्मेदारी पिता बखूबी निभाते थे। लेखिका कहती है कि इनके घर में सभी सदस्यों को अपनी अपनी प्राइवेसी मेंटेन करने का पूरा अधिकार था। निजत्व का मतलब होता है प्राइवेसी, यानी कि किसी की बात को दूसरे तक ना पहुंचाया जाए, इसके लिए कोई भी कुछ भी कर सकता था और कोई किसी से कुछ नहीं पूछता था। सबको अपने अपने हिसाब से जिंदगी जीने की पूरी छूट थी। यही वजह है लेखिका कहती हैं कि हमारी जो माँ थी,
उन्होंने कभी भी उन्हें इस बात का दिक्कत नहीं आई कि वो ऐसा क्यों कर रही हैं, वो क्यों घर का काम नहीं कर रही, वो अपने हिसाब से ज़िंदगी क्यों जी रही हैं। वो जैसे जीती थी उनको जीने दिया जाता था, और यही वजह थी कि हम लोगों में भी कोई रोक टोक नहीं था। इसी वजह से भाई बहन, मतलब लेखिका के जो 3 बहनें थीं और एक छोटा भाई, ये सभी राइटर हो गए। लेखन के हवाले होने का मतलब है कि लेखन की दुनिया में कदम रख दिया उन्होंने। क्योंकि क्या होता है कि अभी आप लोग सब लोग स्टूडेंट्स हो, आप लोग खुद जानते हो कि जब आप लोगों को अभी जैसे कि 9th क्लास है, 9th के बाद फिर जब आप 10th करोगे, फिर उसके बाद 11th में आओगे, तो आप लोगों को कई बार पेरेंट्स ये फोर्स करते हैं कि बेटा आपको मैथ्स लेनी है, आपको साइंस लेना है, आपको पीसीएम लेना है, या फिर आपको कॉमर्स लेनी है, या फिर आपको आर्ट्स लेनी है। हो सकता है कि आपकी इच्छा नहीं पूछी जाती हो, पेरेंट्स अपने हिसाब से, उनको ये लगता है कि ये मेरे बच्चे के लिए बेटर ऑप्शन है, तो वो वही स्ट्रीम आपको दिलवा देते हैं। तो वहाँ पर आपकी चॉइस नहीं पूछी जाती। लेकिन लेखिका के घर में ऐसा कुछ नहीं था। कोई किसी पर किसी तरह की बंदिश नहीं डालता था। सभी व्यक्ति अपनी अपनी चॉइस के हिसाब से अपनी जिंदगी को आज़ादी तरीके से जी सकते थे, और यही वजह थी कि लेखिका की 3 बहनें और उनका एक भाई लेखक हो गए थे। आगे देखते हैं। लीक से खिसके अपने पूर्वजों में माँ और नानी ही रही होती तो गनीमत रहती, पर अपनी एक परदादी भी थी जिन्हें कतार से बाहर चलने का शौक था। लेखिका अपने परिवार के उन सदस्यों की, महिला सदस्यों की बातें बता रही है जो थोड़ा सभी औरतों से थोड़ा अलग थीं। यानी कि परंपरागत तरीके की जो महिलाएं होती हैं उनसे थोड़ा डिफरेंट चलने वाली महिलाएं थीं, उनके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। तो उन्होंने अपनी नानी के बारे में बता दिया और अपनी माँ के बारे में भी बता दिया। अब तीसरा नंबर आता है, तीसरी जो महिला है वो उनका नंबर आता है उनकी परदादी का। तो आइए उनके बारे में जानते हैं। लेखिका कहती हैं कि उन्होंने व्रत ले रखा था कि अगर खुदा के फजल से उनके पास कभी 2 से ज़्यादा धोतियाँ हो जाएंगी तो वे तीसरी दान कर देंगी। जैन समाज में अपरिग्रह की सनक बिरादरी बाहर हरकत नहीं मानी जाती, इसलिए वहां तक तो ठीक था। पर जब असली जलवा तब देखने को मिला जब मेरी माँ पहली बार गर्भवती हुई। मेरी परदादी ने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी कि उनकी पतोहू का पहला बच्चा लड़की हो। ये गैर रवायती मन्नत मांगकर ही उन्हें चैन नहीं पड़ा। उसे भगवान और अपने बीच पोशीदा रखने की बजाय सरेआम उसका ऐलान कर दिया। लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। उनके फितूर की कोई वाजिब वजह ढूंढे ना मिली। ये भी नहीं कह सकते थे कि खानदान में पुश्तों से कन्या पैदा नहीं हुई थी, इसीलिए माँ जी बेचारी कन्यादान के पुण्य के अभाव को पूरा करने के चक्कर में थी। क्योंकि पिताजी की ही नहीं, दादाजी की भी बहनें मौजूद थीं। हाँ, पहला बच्चा हर बहू का बेटा होता रहा था। खैर, माँ जी ने अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं दी, बल्कि बदस्तूर मंदिर जाकर मन्नत दोहराती रहीं। पूरा नकुड़ गांव जानता था कि माँ जी का भगवान के साथ सीधा सीधा तार जुड़ा हुआ था, बेतार का तार। इधर वो तार खींचती, उधर टन से तथास्तु बजता। मेरी दादी तो पहली मर्तबा में ही तैयार हो गई थी कि गोद में खेलेगी तो पोती, पर माँ जी की आरजू किस कदर रंग लाएगी उसका उन्हें गुमान भी न रहा होगा। तो यहाँ पर लीक से खिसकने का अर्थ होता है, लीक होता है वो एक जगह जो परमानेंट वहां पर होती है, ठीक है। तो उससे खिसक जाना इनके परिवार के सदस्यों की क्वालिटी थी, ऐसा लगता है लेखिका कहती हैं। क्योंकि माँ और नानी तक ही नहीं सीमित था, उनकी परदादी भी कुछ ऐसी ही थी। उन्होंने, जबकि जिस समय की ये बात बता रही हैं उस समय लड़कियों को कम पसंद किया जाता था। पहले के ज़माने में जैसे कि आज आपको सारी शिक्षाएं दी जाती हैं, लड़कियों और लड़कों को समान अधिकार मिलते हैं, हर एक चीज़ में बराबर का हिस्सा दिया जाता है, माता पिता उन्हें किसी तरह की कोई कमी नहीं महसूस होने देते। लेकिन पहले के ज़माने में ऐसा नहीं होता था। पहले क्या होता था कि लड़कियों को लड़कों के कंपैरिजन में कम पसंद किया जाता था। लोग लड़का ज़्यादा चाहते थे अपने परिवार में। वो ये चाहते थे कि उनके परिवार में लड़के ज़्यादा हों, और एटलीस्ट पहला तो कोई भी लड़का ही चाहता था, पहला बच्चा तो कोई लड़की चाहता ही नहीं था। लेकिन इनकी दादी ने भगवान से प्रार्थना की कि उनकी बहू जो है जब बच्चा पैदा करे तो वो लड़की के रूप में ही हो। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी, एक सनकी कहा जाता था उनकी दादी को उस समय। क्योंकि उस समय ये इच्छा रखना कि मतलब मेरी घर में पोती पैदा हो, ये एक बहुत बड़ी बात होती है उस वक्त। तो
न केवल उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, बल्कि उन्होंने पूरे समाज में ये खबर फैला दी कि मेरी इच्छा है कि मेरे घर में मेरी बहू को बच्चा बेटी के रूप में पैदा हो, लड़का नहीं हो। और पूरा गांव जानता था, नकुड़ नाम का गांव था, तो लेखिका कहती है पूरा गांव जानता था कि भगवान जी के साथ माँ जी का कैसा संबंध था। माँ जी मतलब वो अपनी परदादी को माँ जी कहते थे, उनके परिवार के लोग। तो लेखिका कहती हैं कि उनकी जो माँ जी थी वो भगवान से बहुत ही ज़्यादा अच्छे संबंध होते थे उनके। भगवान से वो जो भी प्रार्थना करती थी भगवान बहुत जल्दी उनकी सुन लेता था। और लेखिका कहती है कि इतना जल्दी उनकी सुन लेगा ये भी उन्हें अंदाज़ा नहीं था। आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं, आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू। लेकिन जब इस चैप्टर को पढ़ लिया करिए उसके बाद में रीडिंग ज़रूर करिए बेटा। सभी लोगों को पैराग्राफ की रीडिंग ज़रूर करनी है। और अगर किसी भी शब्द विशेष पर किसी को प्रॉब्लम लगे तो आप मुझे व्हाट्सएप पर अपने क्वेरीज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।